Yeah, hello future officers. I hope you're perfect there and doing deadly study. आज हम शुरू करने वाले अप्रैल फर्स्ट वीक का नेशनल का पार्ट फर्स्ट, और इसके बाद हम पार्ट सेकंड में पूरे वीक की नेशनल फिनिश कर देंगे। देन हम जो अदर सेगमेंट्स हैं जैसे इंटरनेशनल, बैंकिंग, आरबीआई, सेबी, स्टेट्स, इन सबको कवर करते हुए जाएंगे। तो हमारा फोकस सबसे पहले रहेगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों पे, कि एग्जामिनर की डिमांड क्या है, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जो लिस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हम लास्ट में करेंगे। और इस पूरे वीक की, यानी कि जो भी आपका वीक होगा, उस पूरे वीक की लगभग 6 to 8 वीडियोस आपको मिलेगी, और उसमें आपका पूरा वीक फिनिश हो जाएगा। और जो मैं आपको लेक्चर में पढ़ाऊंगा उसको आपको रिवाइज करना है। या तो आप उसका रिवीजन पीपीटी के थ्रू कर सकते हैं, या फिर जो पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूंगा आप उससे भी उसका रिवीजन कर सकते हैं। और वो जो पीडीएफ होगी वो नोट्स की फॉर्म में होगी, और मैंने वो स्पेसिफिकली और स्पेशली आपके लिए बनाया है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो रिवीजन में और याद करने में डेटा को। और उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स का लेक्चर देख के या एक बार दो बार रिवाइज करके काम नहीं चलता। आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। आगे जाके मैं प्रीमियम क्विज भी बनाऊंगा, बहुत ही अच्छे लेवल की होगी, जो एग्जामिनर बनाता है, बेसिकली फ्रेमिंग जो करता है क्वेश्चंस की, उस लेवल की। तो वो भी हम आगे करेंगे आफ्टर सम टाइम। और अभी जिन बच्चों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम का, तो वो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और वो ग्रुप है @राइट अप्रोच बैंकिंग। तो आप टेलीग्राम पे सिंपली सर्च करना, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। इस ग्रुप में मैं आपको जितनी भी पीडीएफ वगैरह होगी वो सब आपको प्रोवाइड करूंगा। पीडीएफ, पीपीटी, वीडियोस, जो भी अपडेट रहेगी वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो हम शुरू करते हैं आज का पार्ट फर्स्ट और उसकी फर्स्ट न्यूज़। सो आई होप आप सबका अटेंशन बना रहेगा और पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जो समझने वाली होती है, और उसको बिना समझे आपको कभी भी रटना नहीं चाहिए, वो बेवकूफ़ी होती है। आप ऑफिसर बनने वाले हो, तो कुछ न्यूज़ है उसको समझो, कि वो न्यूज़ क्यों है, किस लिए है। और जहां पर रटना होगा, आई विल टेल यू कि कहाँ पर रटना है और कहाँ पर समझते हुए याद करना है और रिवाइज करना है। तो हमारी फर्स्ट न्यूज़ शुरू होती है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है न्यूज़ में री इम्पोजिशन ऑफ ALMM, यानी कि अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इम्प्लीमेंट किया है, री इम्पोज किया है, दोबारा लागू किया है। और ये जो ALMM न्यूज़ है, ये किसके लिए है? ये सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स के लिए है। आपको इमेज में दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो सोलर पैनल्स रखे हुए हैं पूरे ब्लॉक्स, इसको हम कहते हैं सोलर मॉड्यूल्स। और ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको बूस्ट करेगा। तो ये इस पूरी न्यूज़ का एक, हम कह सकते हैं, ओवरव्यू था। अब वो न्यूज़ है क्या, हम आगे देखते हैं। सो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने रीइम्पोज किया है ALMM, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। इसके आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फॉर सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स। अब ये इफेक्ट भी होगा, तो 1 अप्रैल, यानी कि अभी जो गया हमारे लास्ट वीक में, ये उसमें इफेक्ट भी हो चुका है। तो 1 अप्रैल 2024 से ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो डेट को जरूर ध्यान से याद करना, इसमें कंफ्यूज मत होना। काफ़ी सारी डेट्स आएगी आगे भी न्यूज़ में, और हर दिन आएगी जब भी लेक्चर होंगे, स्पेशली नेशनल में और बैंकिंग में, जिसमें आरबीआई की न्यूज़ होगी, सेबी की न्यूज़ होगी। तो वो भी आपको याद करनी है। तो डेट्स का कैसे याद करना है, कैसे रिवाइज करना है, कैसे कंफ्यूज नहीं होना, उसका सोल्यूशन आपको मैं बताऊंगा। आप फिक्र मत करो, बस जो सामने है उसको याद करो। तो ये हमने देख लिया फर्स्ट में। सेकंड में बोल रहे हैं कि ये मैंडेट करता है, यानी कि मैंडेटरी है, कि जो प्रोक्यूरमेंट है सोलर मॉड्यूल्स का फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स featured in the list as non-tariff barrier to boost domestic manufacturing, impose restriction on import of solar modules। तो एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें एक तरह से बाउंडेशन, एक लिमिटेशन कर दी गई है कुछ मैन्युफैक्चरर्स को, जो उस लिस्ट के अंदर है, कि वो इंपोर्ट नहीं कर सकते सोलर मॉड्यूल्स के को या उनके पार्ट्स को, उनको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी उस चीज़ की।
ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। अब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक इशू की है अप्रूवल फॉर द अप्रूव्ड मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल्स ऑर्डर। ओके, तो बेसिकली ये जो पूरा एक ALMM जो हमारी स्कीम हम इसको कह सकते हैं, ये एक ऑर्डर भी है, स्कीम भी है। ये जनवरी 2019 में लागू किया गया था और इसको 2024 1 अप्रैल को दोबारा से इनेक्ट कर दिया गया है या रीइम्पोज कर दिया गया है। अब ये जो ALMM ऑर्डर है, इसमें दो लिस्ट है, राइट। लिस्ट नंबर पहली, जिसमें ये बोल रहे हैं कि मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल्स। लिस्ट फर्स्ट में तो बेसिकली जो मॉडल्स और मैन्युफैक्चरर्स होंगे सोलर पीवी मॉड्यूल्स के, उसके रिगार्डिंग लिस्ट है। और लिस्ट सेकंड ये बताती है मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सोलर सेल्स। अब ये चीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि ये ALMM की फुल फॉर्म क्या है और कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है और कब से ये इफेक्ट होने वाला है, 1 अप्रैल 2024 से। सेकंड चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये किसके लिए है, तो ये सोलर मॉड्यूल्स के लिए है, इसको भी याद रखो। और क्यों है ये? ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को जो है वो बढ़ावा दिया जा सके। और जो इंपोर्ट होता है सोलर मॉड्यूल्स का, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। और उसके लिए कुछ लिस्ट में कुछ कंपनीज, कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जिनको ये प्रोहिबिट किया गया है कि वो बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। तीसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये जो ALMM ऑर्डर था, ये कब से आया है, ये कब से लागू किया गया है, तो जनवरी 2019 को ये पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया था। और इस ALMM ऑर्डर में दो लिस्ट है, आपको लिस्ट भी पता होनी चाहिए कि कितनी लिस्ट है। तो दो लिस्ट में जो फर्स्ट लिस्ट है, उसमें तो बेसिकली बात हो रही है सोलर पीवी मॉड्यूल्स के रिगार्डिंग। और सेकेंड लिस्ट में बात हो रही है सोलर सेल्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपको सारा याद करना है डेटा जो मैंने बताया अभी। उसके बाद अब ये जो वैलिड रजिस्ट्रेशन होगा, अब देखो ये जो ALMM लिस्ट है, उसमें जो भी मैन्युफैक्चरर्स आएंगे, उसका एक वैलिड रजिस्ट्रेशन होगा। और वो करेगा कौन, किसके सुपरविजन में होगा? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना है आपको कि BIS की निगरानी में रजिस्ट्रेशन वैलिड किया जाएगा। अब ये जो ALMM ऑर्डर है, ये मैंडेट्स करता है कि ओनली मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फीचर्ड ऑन द लिस्ट आर एलिजिबल फॉर यूज इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। अब गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट होगा जिसमें बात सोलर पीवी मॉड्यूल्स या सोलर पीवी सेल्स की आएगी, तो उसमें वही कंपनियां या वही मैन्युफैक्चरर्स आएंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जो कि इस लिस्ट में होंगे, ALMM ऑर्डर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये चीजें समझने वाली होती है। एग्जामिनर आपको स्टेटमेंट बेस्ड दे सकता है। ALMM विल अप्लाई टू गवर्नमेंट स्कीम्स। अब ये कुछ स्कीम गवर्नमेंट की है, दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है PM कुसुम, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसकी भी फुल फॉर्म आपको याद करनी है। और ये भी सोलर मॉड्यूल्स के रिगार्डिंग है, सोलर पंप्स वगैरह जो होते हैं। इसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम कभी किसी दूसरे दिन बात करेंगे पूरा डिटेल के अंदर कि क्या क्या न्यूज़ है इसके अंदर। और दूसरा जो जहाँ पर ये अप्लाई होंगे, वो है PM सूर्य घर मुफ्त बिल योजना। अब ये 15 फ़रवरी 2024 को ही बनाई गई थी, इम्प्लीमेंट की गई थी स्कीम, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो ये इन दोनों स्कीम्स पे ज़्यादा से ज़्यादा इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों स्कीम्स के भी नाम याद रखना। और PM सूर्य घर मुफ्त बिल योजना 15 फ़रवरी 2024 को आई थी, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने थोड़ा सा इलेबोरेशन किया है कि ये PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है क्या, किस बारे में है, थोड़ा इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि पूरा सेंटर इसका इम्प्लीमेंटेशन करेगी, स्टेट का कोई रोल नहीं है। और इसका जो बजट है, वो 75,000 करोड़ है। तो बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। डायरेक्ट भी आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकते हैं, तो अप्रोक्स भी याद कर लोगे तो भी काफ़ी है। सो 75,000 करोड़ इसका बजट है स्कीम का। उसके बाद ये जो स्कीम है, ये ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है
ये बेनिफिट करेगी 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को। जितने भी घर हैं इंडिया में, उनमें से 1 करोड़ जो घर होंगे उसको ये बेनिफिट करेगी। और साथ ही साथ जो हाउस होल्ड्स होंगे, जो घर होंगे, उनको सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाएगी। किस लिए? टू इंस्टॉल सोलर पावर पैनल्स ऑन देयर रूफ्स। अब ये बात हो रही है सोलर पावर पैनल्स की, तो ये भी याद रखना है आपको कि ये जो स्कीम है वो सोलर पावर पैनल्स के बारे में है, जो कि घरों की छत पे लगाए जाएंगे। ठीक, सेकंड चलते हैं। अब यहाँ पर जो सब्सिडी होगी, जिसको हम बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस भी बोलते हैं, हेल्प जो बोलते हैं फाइनेंशियल, वो 60% तक की जाएगी ऑफ द कॉस्ट ऑफ पैनल्स फॉर 2 किलोवाट सिस्टम। अब इसमें 3 कैटेगरी है सोलर पावर पैनल्स में। कैटेगरी 1 जो है उसमें सब्सिडी होगी 30,000 तक की। और जो ये जो 1 किलोवाट का था, इसमें 30,000 तक की सब्सिडी रहेगी। और जो 2 किलोवाट का है, इसमें 60,000 तक की सब्सिडी रहेगी। और 3 किलोवाट वाले में 78,000 तक की मैक्सिमम अप टू सब्सिडी रहेगी। तो यहाँ पर इसने बताया है कि अगर आप 1 किलोवाट से लेकर 2 किलोवाट तक कोई भी लगाते हैं, तो उसमें 60% की सब्सिडी दी जाएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। और अगर आप 3 किलोवाट का लगाते हैं या दो दो किलोवाट से ऊपर का लगाते हैं, तो फिर आपको 40% की सब्सिडी दी जाएगी। अब ये दोनों डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। अब साथ ही साथ इसमें एक कोलेट्रल फ्री लोन भी दिया जाएगा। ठीक, यानी कि आपको कोई भी कोलेट्रल गिरवी नहीं रखना, जिसको हम बोलते हैं, और वो आपको बहुत ही कम रेट पे दिया जाएगा, जो कि 7% है। तो इसको भी याद रखना है, 7% बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना। फॉर हाउस होल्ड्स फॉर रूफ टॉप सोलर सिस्टम्स अप टू 3 किलोवाट। अब ये जो 7% की सब्सिडी है, ये घरों के लिए है और मैक्सिमम 3 किलोवाट तक की लिए है। 1 किलोवाट से लेकर और 3 किलोवाट तक अगर आप सोलर पावर पैनल्स लगवाते हैं अपने घरों की छत पे, तो आपको 7% इंटरेस्ट रेट पे लो इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा, जो कि कोलेटरल फ्री होगा। अब आगे चलते हैं। अब इसमें एक जनरल बात बता रहा है, बस आपको समझना है कि हर एक महीने 300 यूनिट ऑफ फ्री पावर टू होम ओनर्स, एनुअल सेविंग्स ऑफ रफली रुपीज 15,000, और पर मंथ देखा जाए तो 1,800 रुपये के आसपास, बाय इंस्टॉलिंग रूफ टॉप सोलर यूनिट ऑफ 3 किलोवाट। यानी कि इसका कहना ये है कि अगर आप अपने घरों की छत पे सोलर पावर पैनल्स लगवाते हैं, तो हर एक महीने आप 300 यूनिट तक सेव कर सकते हैं, जिसका जो अगर मंथली खर्चा देखा जाए तो लगभग 1,800 रुपये के आसपास होता है। और इसका टोटल अगर हम कैलकुलेशन करें एक साल का, तो 15,000 के आसपास आप एक साल में सेव कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। हाउस होल्ड्स विल बी एबल टू सेव इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये तो यहाँ पर हमने देख ही लिया, एज वेल एज अर्न एडिशनल इनकम। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो हाउस होल्ड ओनर है, सपोज उनकी छत पे सोलर पावर पैनल्स लगे हैं और वो अपनी एक्सिस इलेक्ट्रिसिटी सेल करना चाहते हैं, तो जो डिस्कॉम कंपनीज है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है, उनको वो सेल कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में दे सकते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में। द स्कीम विल रिजल्ट इन द एडिशन ऑफ 30 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी थ्रू आरटीएस इन द रेसिडेंशियल सेक्टर। अब देखो, ये जो स्कीम है, ऐसा माना जा रहा है कि ये 30 गीगावाट, 30 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी को इंक्रीज करेगी या एडिशन करेगी थ्रू रूफ टॉप सोलर स्कीम जो हमारी है इन द रेसिडेंशियल सेक्टर। ये भी आपको समझने की जरूरत है, बस ये याद करने वाली चीज नहीं है, ये आपको समझना है कि ये पॉइंट है क्या। रिजल्टिंग इन अ रिडक्शन ऑफ 720 मिलियन टन्स ऑफ CO2। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लो। अगर वो देता है स्टेटमेंट में कि कितना मिलियन CO2 रिडक्शन का एक एक्सपेक्टेशन है, टारगेट है, तो 720, सॉरी। और साथ ही साथ ये 17 लाख डायरेक्ट जॉब्स भी प्रोवाइड करेगा इन रिलेटेड सर्विसेज। तो ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद करना कि 17 लाख डायरेक्ट जॉब्स ये क्रिएट करेगा।
तो इस पूरी न्यूज़ में जो इम्पोर्टेंट था आपको मैंने बता दिया, दोबारा सुन लेना, समझ में ना आया हो तो। बाकी अगर आप पीडीएफ से रिवाइज़ करोगे या फिर पीपीटी से रिवाइज़ करोगे तो आपको सारा रिवाइंड हो जाएगा अपने माइंड में। अब हम आगे चलते हैं। सो यहाँ पर देखो एक नोट भी गिवन है। तो ये नोट किस बारे में है? अभी हमने बात की थी लास्ट स्लाइड के अंदर कि जो ALMM स्कीम है वो किस किस के लिए इम्प्लीमेंट की जाएगी, कौन कौन सी स्कीम। उसमें पीएम कुसुम भी था एक। तो इसमें एक न्यूज़ है कि पीएम कुसुम का जो टारगेट था, जो मतलब अभी बनाया गया है 2026 मार्च तक, तो ये डेट भी याद कर लेना आप। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में। सो मार्च 2026 तक का टारगेट है पीएम कुसुम स्कीम का, कि उसको ऐड करना है कितना, सोलर कैपेसिटी ऑफ अबाउट 34,800 मेगावाट। तो ये भी डेटा याद रखना, 34,800 मेगावाट। आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल का फेवरेट सेगमेंट है ये, जहाँ पर बात एग्रीकल्चर की आती है या उसके रिलेटेड कोई स्कीम की आती है, तो वहां पर आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अब यहाँ पर NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका एक नॉर्म है, एक बेसिकली हम कह सकते हैं एक रूल है, कानून है, वन व्हीकल वन फास्टैग। पहले क्या होता था कि लोग एक व्हीकल पे कई सारे फास्टैग ले लेते थे, या फिर या फिर एक ही फास्टैग को अलग अलग व्हीकल्स पे लगा देते थे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको पूरी तरह से हटाने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन किया गया टू स्ट्रीमलाइन इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पर हम न्यूज़ को देखते हैं आगे। अभी न्यूज़ में बोल रहे हैं द वन व्हीकल वन फास्टैग। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। हो सकता है NHAI ने कौन सी अभी एक नॉर्म इम्प्लीमेंट की थी, तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो द वन व्हीकल वन फास्टैग नॉर्म ऑफ NHAI is to discourage the practice of using a single FASTag for multiple vehicles, or linking multiple FASTags to one vehicle has come into effect। यहाँ पर अगर आपका एक फास्टैग है और उसको आप मल्टीपल व्हीकल्स पे लगा रहे हैं, तो उसको प्रोहिबिट करने के लिए ये नॉर्म बनाया गया है। या फिर आप मल्टीपल फास्टैग्स को एक व्हीकल पे लगा रहे हैं, तो वो भी प्रोहिबिट यहाँ पर किया गया है कि उसका यूज नहीं होगा। और ये 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा और हो भी चुके हैं। तो हमारी दो चीजें 1 अप्रैल 2024 को इफेक्ट हो चुकी है। एक तो हुआ है वन व्हीकल वन फास्टैग, और अभी हमने पढ़ा था एक ALMM स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की, फॉर सोलर मॉड्यूल्स। दोनों की डेट जो है वो एक ही रहेगी, 1 अप्रैल 2024। आगे चलते हैं। अब ये बेसिकली इनहेंस करेगी एफिशिएंसी को ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम एंड एलिवेट कंजेशन एट टोल प्लाजास। तो बेसिकली होता क्या था कि फास्टैग को स्कैन करने में जो बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती थी, उसको बहुत मिनिमाइज करने में या कंप्लीटली रिड्यूस करने के लिए ये एक्शन लिया गया है। फास्टैग है क्या? तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जो कि ऑपरेट करता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इनके चेयरमैन कौन है? संतोष कुमार यादव जी। इनका भी नाम याद रखना। और ये जो फास्टैग है, ये RFI टेक्नोलॉजी यूज करता है। यानी कि कौन सी टेक्नोलॉजी के चलते इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है? तो वो है RFI टेक्नोलॉजी, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। राइट? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना। और साथ में जो फास्टैग है, ये इनेबल करता है टोल पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम प्रीपेड और सेविंग्स अकाउंट। आपको कैश वगैरह अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी बैलेंस है वो डायरेक्टली, जो भी आपका प्रीपेड वॉलेट होगा फास्टैग का, उसमें से आपका डिडक्ट हो जाएगा, या फिर जो आपका सेविंग्स अकाउंट लिंक होगा उस फास्टैग से, वहां से वो कट जाएगा। ठीक। और अभी की बात करें तो लगभग 8 करोड़ से ऊपर फास्टैग्स के यूजर्स हैं। 8 करोड़ प्लस यूजर्स हैं इसके
फास्ट टैक्स के अभी इंडिया में एट प्रेजेंट। ठीक। अब आरबीआई ने एडवाइस किया है कस्टमर्स और मर्चेंट्स को कि अगर उनका जो बैंक वगैरह था, अकाउंट था, वो पेटीएम पेमेंट बैंक था, तो वो अपना अकाउंट वहां से शिफ्ट कर ले और किसी दूसरे बैंक में वो एक्सेस कर ले। और इसकी लास्ट डेट जो थी वो 15 मार्च 2024 है। तो ये भी आपको याद रखनी है, डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डेट तक आरबीआई ने एडवाइस किया था कस्टमर्स को कि पेटीएम पेमेंट बैंक से अपना अकाउंट शिफ्ट करने के लिए। तो 15 मार्च 2024। नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि केवाईसी कंप्लीशन अगर आपका नहीं हुआ तो आपको वो करवाना है, और ये आरबीआई की गाइडलाइंस है, और ये 31 मार्च 2024 के लिए है। और ये जो केवाईसी नॉर्म्स है ये फास्टैग्स के लिए है। अगर आपको फास्टैग्स का यूज़ करना है, एक्सेस करना है, तो पहले आपको अपना केवाईसी कंप्लीशन करवाना पड़ेगा। और ये 31 मार्च 2024 तक की डेट है जो कि आरबीआई ने बोला है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है, दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है। फास्टैग्स विद अ वैलिड बैलेंस बट विद इनकम्प्लीट केवाईसी डिटेल्स फेस डीएक्टिवेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लास्ट डेट तक अपना केवाईसी कंप्लीशन नहीं करवाएंगे तो जो भी आपका फास्टैग का अकाउंट वगैरह होगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक। तो ये था पूरे इस न्यूज़ के बारे में। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिनके मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने अनाउंस किया है अ न्यू सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम। अब जब भी आपका टोल कलेक्ट होगा तो पहले आपने देखा होगा इस तरीके से टोल कलेक्शन का डोर होता था, एक एक गेटवे होता था, वहां से आपको एक्सेस करना होता था, पेमेंट करके फिर आपको आगे जाना होता था। बट अब एक न्यू इनोवेशन हुई है जिसको सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम बोलते हैं। अब इस न्यूज़ में है क्या वो देख लेते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने अनाउंस किया है सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम, जो कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा रिप्लेस करने के लिए एग्जिस्टिंग टोल कलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर आप देख भी चुके थे पहले। ठीक। सो आगे बोल रहे हैं इट विल यूटिलाइज द जीपीएस एंड कैमरास। अब ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? तो जीपीएस होगा, ठीक, और कैमरास होंगे, इन दोनों का कंबाइंड यूज होगा इस सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन में। और ये आपका जो पैसा होगा वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में से डिडक्ट कर लेगा। लेकिन इसकी एक स्पेशलिटी है कि जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे उतना ही पैसा काटेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। तो ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें ये पूछ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखना। जीपीएस बेस्ड टोल प्लाजा सिस्टम eliminates the need for vehicles to stop at टोल प्लाजा। जो पहले आपको वेट करना पड़ता था आधे आधे घंटे, 3 3 घंटे इतना टोल प्लाजा पे, वो अब आपको नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्टली आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम से। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो व्हीकल है वो इक्विप होना चाहिए जीपीएस इनेबल्ड नंबर प्लेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अब ये बात आती है कि जो आपका अमाउंट कटेगा वो कैसे कटेगा। तो जीपीएस इनेबल्ड नंबर प्लेट इंप्लीमेंट की जाएगी, उसका यूज़ किया जाएगा, उससे आपका अमाउंट डिडक्ट होगा। और यहाँ पर एएनपीआर यानी कि अकाउंट नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, ये एक टेक्नोलॉजी है, तो इसका यूज़ किया जाएगा। तो एएनपीआर कैमरास, तो बेसिकली कैमरास होंगे। एएनपीआर जो कैमरा होगा वो आपके नंबर प्लेट को डिटेक्ट कर लेगा, और उसी से फिर ये चेक होगा कि आपने कितना जो डिस्टेंस है वो कवर किया है, और उसके हिसाब से आपका अमाउंट काटा जाएगा आपके बैंक अकाउंट में से। सो एएनपीआर कैमराज इंस्टॉल्ड ऑन हाईवेज आइडेंटिफाई जीपीएस इनेबल्ड नंबर प्लेट फॉर डिडक्शन। बस इतना ही था इस न्यूज़ के अंदर। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कच्छ कॉपर लिमिटेड एक कंपनी है, और ये कंपनी है किसकी? ये हमारे अडानी जी की कंपनी है, अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो पूछ सकते हैं कि कच्छ कॉपर कंपनी किसकी है, तो अडानी जी की है। इन्होंने पहला
एक यूनिट इस्टेब्लिश की है, किस चीज़ की? ग्रीनफील्ड कॉपर रिफाइनरी की। अब ये न्यूज़ है क्या, इसको देख लेते हैं एक बार। सो इस न्यूज़ में बोल रहे हैं कि कच कॉपर ने कमीशन किया है फर्स्ट यूनिट ऑफ ग्रीनफील्ड कॉपर रिफाइनरी प्रोजेक्ट, यहाँ पर मुंद्रू गुजरात में। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो अडानी जो एंटरप्राइजेज है, इनकी कंपनी है कच कॉपर, इनकी पहली यूनिट है जो कि ग्रीनफील्ड कॉपर रिफाइनरी की है। कॉपर की तो है बट ग्रीनफील्ड कॉपर रिफाइनरी की है, और ये मुंद्रू गुजरात में लगाई गई है। तो इसको याद कर लेना लोकेशन कहाँ पर है। और ये एंट्री है बेसिकली मेटल इंडस्ट्री में अडानी ग्रुप की। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट कि 3-4 लाइन है स्टार्टिंग की। अब इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो है $1.2 बिलियन, जिसमें सेटअप करेंगे 0.5 MTPA, यानी कि मिलियन टन्स पर एनम कॉपर शेल्टर, यहाँ पर ये इस्टेब्लिश करेंगे, सेटअप करेंगे। और ये फर्स्ट फेज की बात हो रही है, ठीक है। सेकेंड फेज भी होगा जिसमें इसको 0.5 को डबल कर दिया जाएगा और ये 1 मिलियन टन्स पर एनम हो जाएगा, मेकिंग कच कॉपर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन custom smelter to continue to support ESG, environmental, social and governance। ये फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ESG फुल फॉर्म है। तो ये जो पूरी ग्रीनफील्ड कॉपर रिफाइनरी है जो कि मुंद्रू गुजरात में स्टैब्लिश की जाएगी, ये 2 फेज में होगी। पहला फेज में 0.5 मिलियन टन पर एनम के हिसाब से होगा, जिसका पूरा अमाउंट जो है वो $1.2 बिलियन है। और सेकंड फेज में ये डबल कर दिया जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है बस। और ये जो प्लांट है, इसका टारगेट है टू अचीव 1 मिलियन टन्स पर एनम बाय फाइनेंशियल ईयर 2019, ताकि जो इंडिया का टारगेट है, गोल है कार्बन न्यूट्रलिटी का 2070 तक, वो अचीव कर सके, उसमें हेल्प कर सके। और ये इसलिए भी सेटअप किया गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड इंक्रीज हो रही है कॉपर की, रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो उसके लिए कॉपर काफ़ी ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए ये चीज़ इम्प्लीमेंट की गई है और सेटअप किया जाएगा। सो नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ में बोल रहे हैं कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच में, से 2 कंट्री है इंडिया नेपाल। और इसमें एग्रीमेंट में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करेगा इंडिया नेपाल को 3 मंथ्स के लिए। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट की बात आ रही है और नेपाल बीच में आ गया, और जिसका जो टेन्यूर है वो 3 मंथ्स का रहेगा। और ये रिन्यू किया गया है, चल तो पहले भी रहा था बट अभी दोबारा रिन्यू किया गया है, क्योंकि जो पहले का पैक्ट था, एग्रीमेंट था, वो 31 मार्च को फिनिश हो चुका था, स्टॉप हो चुका था, या हम कह सकते हैं डिसॉल्व हो चुका था। और अब जो नेपाल है वो 554 मेगावाट, 554 मेगावाट इंपोर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। और टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेना। अब ये जो 554 मेगावाट है, 554 मेगावाट, इसमें से जो 500 मेगावाट है वो इंपोर्ट करेगा धाल के बार, मुजफ्फरपुर बिहार क्रॉस बॉर्डर। ये जो धाल के बार है ये आपका नेपाल में आता है, और मुजफ्फरपुर हमारे इंडिया में, बिहार में। तो इसका जो बॉर्डर होगा उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करेगा 500 मेगावाट की। और जो बाकी का 54 मेगावाट होगा वो टनकपुर, एक जगह है उत्तराखंड के अंदर, वहां से इंपोर्ट करेगा। जो पीएम है नेपाल के, ये पुष्पा कमल दहल जी है, प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल है, और करेंसी एनपीआर है, ये याद रखना, नेपालीज रूपी है। तो इतना इस न्यूज़ के अंदर था। तो इस न्यूज़ में इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें ही है। नेक्स्ट में चलते हैं। सो नेक्स्ट में बोल रहे हैं डिजिटल हेल्थ एंटरप्राइज प्लानिंग कोर्स। तो बेसिकली एक कोर्स लॉन्च किया गया है, और 3 सेगमेंट है। एक यूनिसेफ इंडिया है, दूसरा IIHMR दिल्ली, और IIT मुंबई।
सो इन तीनों ने मिलकर कोलेबोरेशन किया है एक कोर्स लॉन्च करने का, टू इनहेंस हेल्थ केयर डिलीवरी बाय यूटिलाइजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। अब ये न्यूज़ है क्या? सो यहाँ पर इस न्यूज़ में ये बोल रहा है कि यूनिसेफ इंडिया, IIHMR यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट एंड रिसर्च प्लस IIT बॉम्बे, तो ये तीन सेगमेंट है, इनका कोलेबोरेशन है। इन्होंने लॉन्च किया है डिजिटल हेल्थ एंटरप्राइज प्लानिंग कोर्स। तो ये आप ध्यान रखना कि ये जो पूरा कोर्स है ये तीन सेगमेंट मिलके करेंगे, इनके नाम याद कर लेना। और ये 10 वीक का हेल्थ कोर्स है जो कि इनहेंस करेगा यानी कि इजाफा देगा वो या फिर बढ़ोतरी करेगा हेल्थ केयर डिलीवरी बाय यूटिलाइजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी इन लाइन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप ये ध्यान रखो कि जो हेल्थ केयर डिलीवरी है हमारी उसको इन्हेंस करने के लिए ये कोर्स लॉन्च किया गया है। और साथ ही साथ ये जो ट्रेनिंग होती है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए जो उसका गैप होता है उसको कम करेगा, मिनिमाइज करेगा। यूनिसेफ 1946 में स्टैब्लिश हुआ था और जो यूनिसेफ रिप्रेजेंटेटिव टू इंडिया है ये है सिंथिया मैककाफरे, जो कि हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है यूनिसेफ का। ठीक है, यूनिसेफ इंडिया का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब सेकंड न्यूज़ इसी के साथ ही है, SIIC यानी कि स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर, जो कि हमारा IIT कानपुर के अंदर है, प्लस ग्लाइडर्स इंडिया जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो ग्लाइडर्स इंडिया बेसिकली हम कह सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री का एक पार्ट है। तो इन दोनों का एक कोलेबोरेशन है जिसमें ये एक इनोवेशन करना चाहते हैं हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इस स्लाइड में बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL प्लस कोची शिपयार्ड लिमिटेड, तो इन दोनों को आप याद कर लेना। इनका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है 1173 करोड़ का। ठीक है, अब इस न्यूज़ को हम डिटेल में देखते हैं। सो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है, जो कि एक नवरत्न कंपनी है, और कोची शिपयार्ड, इन दोनों का एक कोलेबोरेशन है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 1173 करोड़ का। तो ये अमाउंट भी आप देख सकते हैं। और इसमें ये करेगा क्या, ये 6 सेट ऑफ LM2500 गैस टर्बाइन्स इसकी सप्लाई करेगा। सो 6 सेट होंगे LM2500 गैस टर्बाइन्स, जो कि यहाँ पर इमेज में आपको शो हो रहा होगा। और GT ऑक्सिलरी स्पेयर टूल्स वगैरह जो भी होंगे, और इंडियन नेवी को सप्लाई करेगा इस चीज के लिए फॉर द नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। अब इस न्यूज में इंपॉर्टेंट ज्यादा कुछ है नहीं, बस इंपॉर्टेंट ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कोलैबोरेशन हुआ है कोची शिपयार्ड के साथ 6 सेट्स ऑफ LM2500 गैस टर्बाइन्स के लिए फॉर इंडियन नेवी। ठीक, और इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट है NGMV प्रोजेक्ट, उसके लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट में बोल रहे हैं NPTI और PTC इंडिया, PTC से पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है, इनका कोलैबोरेशन हुआ है टू एड्रेस इमर्जिंग चैलेंजेस, यानी कि जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं एनर्जी सेक्टर में, एनर्जी डोमेन में, उसको एड्रेस करने के लिए इनका कोलैबोरेशन हुआ है। डिटेल में देख लेते हैं। तो नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और PTC इंडिया यानी कि पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, इनका कोलैबोरेशन है साथ में टू एस्टेब्लिश अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द एनर्जी डोमेन। इसमें भी इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस यही है कि एनर्जी डोमेन में NPTI प्लस PTC इंडिया का कोलैबोरेशन है, ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। और PTC के जो चेयरमैन है वो है राजीव के मिश्रा, बस ये याद रखना आप। बाकी हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम सिर्फ थोड़ा बहुत समझेंगे, बाकी आपको याद करना, रिवाइज करना है। NMDC
यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इनका एक पोर्टल है जिन्होंने अभी लॉन्च किया है, सम्मान पोर्टल। और ये किसने लॉन्च किया है? अमिताभ मुखर्जी है, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है एनएमडीसी के, उन्होंने लॉन्च किया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, एनएमडीसी ने लॉन्च किया है सम्मान पोर्टल फॉर इट्स फॉर्मर एम्प्लॉयज टू मैनेज मेडिकल क्लेम्स प्रोफाइल्स वगैरह, वो सब मैनेज करने के लिए। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि सम्मान पोर्टल किसने लॉन्च किया है? एनएमडीसी ने लॉन्च किया है। और ये पोर्टल लॉन्च किया है सीएमडी, जो कि एनएमडीसी के हैं, अमिताभ मुखर्जी, इन्होंने लॉन्च किया है। उसके अलावा जो एनएमडीसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर आती है, और एनएमडीसी भी एक नवरत्न कंपनी है, और इनके चेयरमैन हमने देखे लिए हैं, अमिताभ मुखर्जी है। ठीक, न्यूज़ कंप्लीट हो गई, आगे चलते हैं। सो इस न्यूज़ में बोल रहे हैं कि इसरो ने एक स्पेस साइंस एंथुसियास्ट के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है स्टार्ट, जिसकी फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। अब ये एक प्रोग्राम, जो भी लोग स्पेस साइंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है उनके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अब इस प्रोग्राम में है क्या वो देख लेते हैं, इसमें भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इसरो ने लॉन्च किया है स्टार्ट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म देख लेना, टू इनकरेज यंगस्टर्स टू चूज द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये किस चीज़ के लिए है, मतलब कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग हैं वो, या फिर फाइनल ईयर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इसका पार्ट बन सकते हैं। और इसरो के जो चेयरमैन है वो एस सोमनाथ जी है, इनको भी याद कर लेना। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, ये आज की आखिरी न्यूज़ है। तो यहाँ पर एक सेमिनार हुआ था जिसको मीटोक सेमिनार है, जिसका हम आगे देखेंगे। और ये मेगायान 24 नाम से एक ऑर्गेनाइज किया गया है। और कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? तो साउदर्न नेवल कमांड, जो कि इंडियन नेवी की है, वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए, एक एस्नोम है जिसकी फुल फॉर्म है स्कूल ऑफ नेवल ओशियनोलॉजी एंड मीटियोरोलॉजी प्लस इनमैक, इंडियन नेवल मीटियोरोलॉजिकल एनालिसिस सेंटर। तो इन दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है मेघयान 24। ठीक, मेघा मतलब बादल होता है, तो उसी से बनाया गया है मेघायान 24, द मीटियोरोलॉजिकल एंड ओशनोग्राफिक सेमिनार एट साउदर्न नवल कमांड। तो हुआ कहाँ पर था ये? साउदर्न नवल कमांड पे हुआ था। और किसने किया था? नेवी ने किया था, तो ये भी याद रखना, नेवी ने। और किस दिन हुआ था? 23 मार्च को हुआ था, जिस दिन वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे था। और थीम इसकी भी आप देख सकते हो, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, यानी कि क्लाइमेट एक्शन के लिए सबसे आगे वाली जो लाइन में खड़े हैं, वो उसकी थीम यहाँ पर बनाई गई थी 23 मार्च को। और जो साउदर्न नवल कमांड है, ये हेडक्वार्टर है इसका आईएनएस वेंदुरुत्ती में, जो कि कोची केरला में है। तो थोड़ा बहुत ध्यान में रखना, रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। थोड़ी बहुत इसमें चीज़ें रटने वाली भी है इस न्यूज़ के अंदर, स्पेशली जैसे साउदर्न नवल कमांड कहाँ पर है, तो आईएनएस वेंदुरुत्ती में है, जो कि कोची केरला में है। और साथ ही साथ इस सेमिनार में एक इंदिरा, यानी कि इंडियन नवल डायनेमिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस, इसका भी लॉन्च किया गया है। तो ये एक मोबाइल ऐप है इंदिरा नाम से, जो कि डेवलप किया है बिसाग ने। ये बिसाग क्या है? भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो आप थोड़ा बहुत इसका नाम याद रखना, भास्कराचार्य बिसैक ने इंदिरा डेवलप किया है, और ये नेवी के लिए किया गया है। और ये जो बिसैक ने कोलेबोरेशन किया है डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल ओशनोलॉजी एंड मेटेरोलॉजी के साथ, जो कि इंडियन नेवी है। तो इन इसके कोलेबोरेशन के साथ इंदिरा को मोबाइल ऐप को डेवलप किया गया है। और ये करेगा क्या बेसिकली इंदिरा ऐप? ये जो भी वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगे या फिर जो फोरकास्ट होंगे, उसको कैसे कैसे उसको देखते हुए क्विक डिसीजन लिए जा सकते हैं, उसके लिए बनाया गया है। सो ये हमारी न्यूज़ थी आज की पूरी, जो कि कंप्लीट हो चुकी है।
और आज हमने काफ़ी सारी न्यूज़ पढ़ी है। इसमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ स्टार्टिंग की थी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो है ALMM, जो कि हमारा हुआ था फॉर सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स के लिए। सेकंड है NHAI का वन व्हीकल वन फास्टैग। देन उसके बाद सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम जो था हमारा कलेक्शन वाला। देन कच के ऊपर थोड़ा बहुत देख लेना अच्छे से, इसमें कुछ डाटा है जो कि याद करने वाला, वो याद कर लेना। इंडिया नेपाल छोटी सी न्यूज़ है। देन डिजिटल हेल्थ वाली भी छोटी सी न्यूज़ है, बस लेकिन किसी से ने किया है कोलैबोरेशन, आपको वो पता होना चाहिए, तो वो याद कर लेना अच्छे से। हिंदुस्तान CSL भी छोटी सी न्यूज़ है काफ़ी। NTPI PTC इंडिया छोटी सी न्यूज़ है। NMDC का सम्मान पोर्टल इंपॉर्टेंट है ये। इसरो का स्टार्ट प्रोग्राम ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेगायान 24, ये भी थोड़ा बहुत देख लेना। तो ये आपकी न्यूज़ कंप्लीट हो चुकी है आज की करंट अफेयर्स पार्ट फर्स्ट, नेशनल का फर्स्ट वीक। और आगे जाके इसमें हम थोड़ा सा और एफिशिएंसी लेके आएंगे। और बाकी जिन लोगों को स्ट्रेटेजी नहीं पता करंट अफेयर्स की कि कैसे करना है, तो वो ये वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने, आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, या फिर आप इसको टैप भी कर सकते हैं, आपकी वीडियो ओपन हो जाएगी। और RRB PO मेंस की स्ट्रेटेजी, जो कि बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी आपके लिए, इसको फॉलो करोगे तो 100% आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। इतनी गारंटी और प्रॉमिस मेरा है। तो इसको भी आप देखना जरूर जाके। बाकी टेलीग्राम ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर लेना। और अब अप्रैल का सेकंड वीक जो रहेगा, वो आपको कल मिल जाएगा। इसमें हम अप्रैल फर्स्ट वीक का जो सेकंड पार्ट है वो आपको कल मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम बैंकिंग, RBI से भी ये कवर करेंगे। एंड देन हम इंटरनेशनल स्टेट्स वगैरह देखेंगे। और उसके साथ फिर हम लास्ट में डिफेंस एक्विजिशन, डिफेंस हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गए, बुक्स वगैरह हो गई, साइंस एंड टेक, ये सब न्यूज़ भी कवर करेंगे, और स्पोर्ट्स। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है आपकी, नेशनल हो जाएगी, बैंक, RBI से भी, इंटरनेशनल और स्टेट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इन पे पहले फोकस करना है हमको। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में डाउट पूछ सकते हैं मेरे से पर्सनली। और इसकी PDF और PPT आपको ग्रुप में मिल जाएगी। उसका रिवीजन करना मल्टीपल टाइम्स, और फिर भी कुछ समझ में ना आए तो लेक्चर दोबारा देखना। सो आज का हम सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से मेहनत करो, फोकस के साथ। कुछ टाइम की बात है, कोई भी मेहनत में कसर मत छोड़ना। बी सीरियस, बी सिंसियर, और फोकस करो अपनी स्टडीज पे। बाय बाय, टेक केयर।